अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5.2 एंड टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5.3। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे दोनों लॉज जो कि थे रिलेटेड टू गैसेस, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और साथ ही साथ हमने डिटेल में डिस्कस की है इसकी डेरिवेशन भी, जिसको हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहा, और हमने इन दोनों लॉज के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू लॉज, और वो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम योर टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 एंड टेस्ट योरसेल्फ नंबर 3, जो कि टॉपिक्स के एंड पे गिवन होते हैं। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5.2। And question number 1 is the Boyle's law applicable to liquids? मतलब हमने पढ़ा कि ये लॉज हैं गैसेस के, तो क्या ये सिर्फ गैसेस पे ही अप्लाई होते हैं? क्या ये किसी लिक्विड पे अप्लाई हो सकते हैं? उसके लिए हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड, और हम जानते हैं कि गैस और लिक्विड में ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क पाया जाता है। और स्पेसिफिकली अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसमें बहुत डिफरेंस है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग, नॉट एज मच एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सॉलिड्स, मगर गैसेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर बात करें गैसेस की, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, यानी कि आप उसे कंसिडर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे और देखते हैं हमारे आंसर की तरफ। Boyle's law is not applicable to the liquids because liquids have strong intermolecular forces between them as compared to gases. अब उससे क्या होगा? That is why the liquids they have fixed volume, यानी कि उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, आप उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते। जब हम प्रॉपर्टीज फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे, हमने वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आप किसी लिक्विड को मेजर करते हैं जग में, ग्लास में, या फिर किसी कप में, या अगर आप उसे किसी ओपन जगह पे भी पोर करते हैं, तो 100 ml ही रहेगा इन ऑल डिफरेंट सिचुएशंस एंड इन ऑल डिफरेंट कंटेनर्स, यानी कि आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। और कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हैं कि उन्होंने पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ टाइटली होल्ड किया हुआ है। मज़ीद उसका वॉल्यूम कम करना पॉसिबल नहीं है। वी कैन से दैट द लिक्विड्स दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम व्हिच डज नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग और रिड्यूसिंग प्रेशर, दैट्स व्हाई इट डज नॉट सेटिस्फाई बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, दैट अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज करेगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। चूंकि लिक्विड्स में आप जितना भी प्रेशर लगा लें उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो सकता, ये जो लॉ है ये लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। मेक श्योर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपनी स्टेटमेंट को राइट करके उसके बाद आप उसका लॉजिक एक्सप्लेन करें, और लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद एक लाइन में उसको कॉन्क्लूड जरूर करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो क्या बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा? अब हमें पता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत हाई होगी, यानी कि उनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन शो करेंगी। और हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर्स पे जो गैसेस हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं, और सिर्फ हाई टेम्परेचर ही नहीं, लो प्रेशर पे भी गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। बॉयल्स लॉ इज ओनली वैलिड इफ गैसेस बिहेव आइडियली। वी कैन कंक्लूड दैट Boyle's law is valid at high temperature if temperature is kept constant in this law. Boyle's law की एक ही शर्त है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। आप जितनी भी रीडिंग्स को स्टडी कर रहे हैं उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल्स इसमें दो ही होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर कोई भी हो उस पे
हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ गैस इज रेज्ड 3 times एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि अगर 3 times प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा गैस का। अब हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करने से एक और वेरिएबल पे फर्क आता है जो कि है वॉल्यूम। यही हमारा बॉयल्स लॉ भी है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर आप 3 गुना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन रिजल्ट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और चूंकि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो जितने गुना प्रेशर इंक्रीज होगा उतने ही गुना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट if the pressure on a sample of a gas is raised 3 times at constant temperature, the volume will also decrease 3 times of its original volume. जो भी पहले से वॉल्यूम मौजूद होगा उसका 3 गुना कम हो जाएगा। ये तो थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। इनके अलावा भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि हो सकता है स्टेट द बॉयल्स लॉ, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ, या फिर आपसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछी जा सकती है, और हो सकता है कि इस साइंटिस्ट का नाम या फिर उसकी बर्थ और डेथ डेट आपको किसी MCQ की फॉर्म में पूछी जा सके। सो मेक श्योर जब भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को ध्यान से याद रखें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ की तरफ। और चार्ल्स लॉ होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें हम स्टडी करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, और इसमें जिस चीज़ को हम कांस्टेंट रखते हैं वो है हमारा प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से पहले आप चार्ल्स लॉ वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह सुन चुके होंगे, तभी इनके आंसर्स करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। सो चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5.3 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं? बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में ही उन वेरिएबल्स का जिक्र है। सो वी नो दैट मास एंड प्रेशर दे आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। ये 2 चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। डेफिनेशन में भी आप हमेशा यूज़ करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, और साथ ही साथ हमें मेंशन करना होता है कि प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो ये 2 ही वेरिएबल्स हैं जिन्हें कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे एरर का चांस है। एरर का चांस ये है कि जब आप अपनी बुक का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी ये मेंशन शायद आपको ना मिले कि आपको मैथ्स कांस्टेंट रखना है। मैथ्स के साथ कांस्टेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया है प्रेशर के साथ। तो हो सकता है आप यहाँ सिर्फ प्रेशर लिखें और मैथ्स लिखना भूल जाएं। सो ये गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जब ये लॉज अप्लाई करते हैं तो उसी एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हम नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करते। सो mass and pressure they are kept constant in Charles law, while volume and temperature they are variable parameters. variable का मतलब जो चेंज होते रहेंगे, और हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके इफेक्ट से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो उससे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज वाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे वॉल्यूम किसी भी गैस का डिक्रीज क्यों होता है? सो प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है यू आर स्क्वीजिंग समथिंग, यू आर प्रेसिंग समथिंग, यू आर फ्लैटनिंग समथिंग। और जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह है, हम बेसिकली उस जगह को कम करते हैं। पार्टिकल का साइज तो आप चेंज नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन चेंज इज द स्पेस बिटवीन देम। तो उस जगह को कम करके हम वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी होता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, द गैस मॉलिक्यूल and the intermolecular spaces between them they are reduced and the particles they come closer to one another, so that's why volume of the gas decreases. अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ साथ लिखने के आपको बॉयल्स लॉ भी मेंशन करना है
क्योंकि बॉयल्स लॉ ही हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वर्ड यूज़ करके और स्पेसेस का वर्ड यूज़ करके आंसर कंप्लीट नहीं होगा, हमें ये भी बताना है कि ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। सो एब्सोल्यूट जीरो के लिए हमने डिटेल में एक टॉपिक डिस्कस किया है, जी हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से। यानी कि हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अलावा भी एक टेम्परेचर स्केल होता है जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं, और केल्विन स्केल शुरू ही 0 से होता है, और 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और अगर उसकी वैल्यू हम देखें डिग्री सेल्सियस में तो वो बनती है -273। एब्सोल्यूट ज़ीरो is the temperature at which an ideal gas would have zero volume। आइडियल गैस का जहां वॉल्यूम 0 हो जाएगा उसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। और लेट मी ऐड वन मोर थिंग इनटू इट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। जो कम से कम टेम्परेचर हो सकता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, विच इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी केल्विन स्केल शुरू ही 0 से होता है और उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0K लिख के। एंड रिमेंबर, इसके साथ हम डिग्री का साइन कभी नहीं बनाते। और अगर इसकी इक्वलेंस की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर। क्या केल्विन स्केल पे नेगेटिव टेम्परेचर शो होता है? अभी हमने हमारे थर्ड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था कि केल्विन स्केल शुरू ही 0 से होता है। तो अगर एक चीज़ शुरू ही 0 से हो रही है तो उसमें माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस वैल्यू तो 0 से पहले आएगी। और हमने केल्विन स्केल डिज़ाइन ही इसीलिए किया था कि ये माइनस वाली कन्फ्यूजन से बचा जा सके। जैसे हम नॉर्मल बाकी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं विदाउट यूजिंग एनी नेगेटिव साइन, सो उसमें भी हम नेगेटिव साइन की कन्फ्यूजन को अवॉइड करें और मिनिमम टेम्परेचर 0 रख के अपनी सारी कैलकुलेशंस करें। सो द केल्विन स्केल डज नॉट शो नेगेटिव वैल्यू बिकॉज 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसी को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो अगर इसी को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं तो माइनस का कोई चांस नहीं। Next question is, when a gas is allowed to expand, what will be its effect on its temperature? कि अगर आप किसी गैस को expand कर रहे हैं तो उससे टेम्परेचर पे क्या फ़र्क आएगा? So when a gas is allowed to expand, its temperature decreases because gas molecules consume energy for expansion। और जब वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सो टेम्परेचर वुड बी डिक्रीज्ड बिकॉज मॉलिक्यूल्स कंज्यूम एनर्जी फॉर एक्सपेंशन बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन इट्स ओन। और एक्सपेंशन से क्या होगा? जब एनर्जी यूज करके सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, सो टेम्परेचर वुड बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। अब बिल्कुल ये उस क्वेश्चन का ऑपोजिट है। पहले हमने डिस्कस किया है रिलेशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, और अब हम ये देखेंगे कि क्या हम वॉल्यूम को चेंज करने से गैस का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं या नहीं। सो व्हाई नॉट? जब दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन है, एक के बढ़ाने से दूसरे पे फर्क पड़ता है तो दूसरे के बढ़ाने से पहले पे भी फर्क पड़ेगा। सो वी कैन से दैट yes, when a highly compressed gas is allowed to expand into a region of high pressure to low pressure, तो होगा क्या? It will consume energy for the expansion by the gas molecules on its own। तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये तो थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट योर सेल्फ नंबर 5.3, लेकिन चार्ल्स लॉ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें इन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन कैसे करते हैं। क्योंकि इन केमिस्ट्री वी डोंट यूज़ यूजुअली द यूनिट फ़ारेनहाइट, मगर डिग्री सेल्सियस और
केल्विन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस में ये चाहते हैं कि हम केल्विन स्केल यूज़ करें, क्योंकि केल्विन स्केल में माइनस की वैल्यू नहीं आती। केल्विन स्केल स्टार्ट ही 0 से होता है, और उसके लिए आपको हमेशा याद रखने हैं ये 2 फार्मूलाज कि अगर आपके पास कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आपको अपनी केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में यूज़ करना है, स्पेशली चार्ल्स लॉ की कैलकुलेशंस में, और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको केल्विन में, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वैल्यू गिवन है डिग्री सेल्सियस में, उसमें आपको ऐड कर देना है 273, बिकॉज वी नो दैट 0 केल्विन इज इक्वल टू -273। सो इन 2 फॉर्मूलाज की मदद से आप हमेशा कन्वर्ट कर पाएंगे यूनिट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। और फॉर चार्ल्स लॉ आपको हमेशा याद करना है जो स्केल वो होगा केल्विन स्केल। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, मगर डेरिवेशन, स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन, दीज आर द फोकस्ड एरियाज। हालांकि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की वैल्यूज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, मगर फिर भी टू प्रूव इट करेक्ट or to get good marks in long questions, I will suggest you to learn it from our lectures. मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था भी बॉयल्स लॉ या फिर चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, तो वो क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5.2 एंड 5.3, और ये सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द लॉज ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।